तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन मुद्दे को लेकर संसद में गरजे ओवैसी। बीजेपी पर बोल दिया ओवैसी ने, संसद में हमला नेताओं के नहीं निकले। ओवैसी के सामने जवाब, तो जबरदस्त हमला ओवैसी ने बोल दिया है चीन मसले को लेकर संसद में। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट से की अपील। बीजेपी नेताओं को बाइज्जत, कोर्ट कर दे बरी और करे इस मामले को तत्काल खत्म। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें। नेपाल ने ठोक दिया देहरादून और नैनीताल पर दावा, कहा यह है हमारे क्षेत्र, भारत ने कर लिया था जबरदस्ती इस पर कब्जा। तो मोदी को फिर झटका नेपाल से। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी, गाजियाबाद में रखे जाएंगे विदेशी नागरिक। वहीं मायावती ने किया इसका विरोध, कहा मुसलमान और दलितों को कैद करने के लिए बनाया है योगी ने ये डिटेंशन सेंटर। तो जबरदस्त हमला बोला है मायावती ने भी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी, लोजपा और जेडीयू में पड़ी फूट। चिराग पासवान ने कर दिया ऐलान, 143 सीटों पर बिहार में लड़ेगी लोजपा चुनाव। बीजेपी और बढ़ गई हैं जेडीयू की मुश्किलें। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती केस में एक्ट्रेस रुकुलप्रीत पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, कहा मीडिया कवरेज पर लगे रोक कर रही है मीडिया हमारी छवि को खराब। तो तगड़ा झटका दिया है मीडिया को भी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया मोदी को तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप बोले नशीले पदार्थ बनाता है भारत और कर रहा है अमेरिका के नागरिकों को टारगेट, इस पर लगाएंगे तत्काल बैन। तो तगड़ा झटका अमेरिका से भी मोदी को लगा है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मोदी पर बोला संसद में हमला, कहा जीडीपी और आरबीआई हो चुकी है कंगाल, मोदी ने सब कुछ लूट लिया। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन मुद्दे को लेकर संसद में गरजे ओवैसी, मोदी पर बोला जोरदार हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से संसद में चीन मुद्दा उठाकर मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवानों ने अपनी जान गंवा दी और उनके साथ मोदी ने अन्यायपूर्ण बर्ताव किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी जान गंवाने के बाद 4 दिनों बाद ही मोदी ने 19 जून को चीन से 5,521 करोड़ रुपए उधार लिया और बीजेपी कहते हैं कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो यही उधार लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन से पैसे उधार लेकर मोदी ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके सामने हमारे जवानों की जो शहादत है उसका कोई भी महत्व नहीं है और पैसे उधार लेकर हमारे जवानों की शहादत का अपमान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जोरदार हमला मोदी पर बोला है लोकसभा में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट से की अपील। बीजेपी नेता आडवाणी जोशी, सबको बाइज्जत किया जाए बरी और कर दे कोर्ट, बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला खत्म। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराते हुए कहा है कि इस मामले को समाप्त कर दिया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इकबाल अंसारी ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में आरोपियों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि सभी से बाबरी मस्जिद तोड़ने का केस हटा दिया जाए और इस पूरे मामले को कोर्ट खत्म कर दे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी अब कोई विवाद नहीं रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 28 साल पुराने इस मामले में बीजेपी के नेता शामिल हैं और सीबीआई कोर्ट ने पाया कि इन आरोपियों और इन लोगों की वजह से ही बाबरी मस्जिद को
तोड़ दिया गया था, जिसके बाद इन सब पर अब 30 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन इससे पहले ही बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मांग की है कि इन्हें बाइज्जत कोर्ट बरी करे और इन पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो केस है वो बिल्कुल हटाए और इस मामले को खत्म करे। तो ये बड़ा बयान इकबाल अंसारी ने दिया है बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले आरोपियों के पक्ष में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव के बाद आज नेपाल से मोदी को तगड़ा झटका। नेपाल ने देहरादून और नैनीताल पर ठोक दिया आज अपना दावा, कहा यह है नेपाली क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी लगातार सीमा उल्लंघन कर भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज नेपाल ने भी मोदी को झटका देते हुए आज नया दावा कर दिया है। देहरादून और नैनीताल को नेपाल ने अपना बता दिया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नेपाल भारत के बीच जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने उत्तराखंड का देहरादून और नैनीताल शहर अपना बताया है। इतना ही नहीं, नेपाल ने इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को भी नेपाली बताया है और कहा है कि ये नेपाल के क्षेत्र हैं और इन्हें भारत की सेना ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में अब एक विवादित अभियान भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है। नेपाल की सरकार इस अभियान को चला रही है और इसी अभियान के तहत नेपाल की सरकार और नेपाल के लोगों ने ये बड़ा दावा किया है कि देहरादून और नैनीताल नेपाल के क्षेत्र हैं। तो मोदी की मुश्किलें बढ़ गई कि किस तरह से अब नेपाल जैसा छोटा देश भारत के क्षेत्रों को अपना बता रहा है। अब तो देहरादून और नैनीताल को भी नेपाल ने अपना बता दिया है और मोदी सरकार की विदेश नीति किस तरह से धाराशायी हुई है ये आप नेपाल की करतूत को देखकर ही देख सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी। गाजियाबाद में रखे जाएंगे विदेशी नागरिक। वहीं मायावती ने किया विरोध, कहा मुसलमान और दलितों को कैद करने के लिए योगी बना रहा है डिटेंशन सेंटर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से CAA और NRC देश में मोदी सरकार लेकर आई है, तब से डिटेंशन सेंटर को लेकर देश के युवाओं के बीच डर पैदा हो गया है, खासकर मुस्लिम व्यक्तियों के बीच में। जब दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में पहले डिटेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। ये डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में बनेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इन डिटेंशन सेंटर में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिनका CAA और NRC में नाम नहीं आएगा। अब इसी डिटेंशन सेंटर को लेकर मायावती ने योगी सरकार का विरोध किया है। मायावती ने कहा है कि दलित और मुसलमानों के खिलाफ डिटेंशन सेंटर योगी सरकार ने बनाने की मंजूरी दी है और इनमें मुसलमान और दलितों को जबरदस्ती कैद करके रखा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिनका NRC में नाम नहीं आएगा उन व्यक्तियों को इस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। तो योगी ने ये पहले डिटेंशन सेंटर को उत्तर प्रदेश में मंजूरी दे दी है। तो बड़ी अपडेट है यूपी से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ड्रग्स केस में नाम आने के बाद रुकुल प्रीत पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की कर दी मांग। वहीं मोदी और मीडिया की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स मामले में नाम आने पर अब मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के खिलाफ अभिनेत्री रुकुल प्रीत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए अपने खिलाफ टीवी पर चलाए जा रहे ड्रग्स मामले के प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सुदर्शन न्यूज समेत रिपब्लिक भारत और आज तक ये चैनल मेरे खिलाफ गलत चीजें, गलत न्यूज ड्रग्स केस में चला रहे हैं, जबकि मेरा इसमें कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत ही जो है केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया संयम बरते और सच्चाई दिखाए। कोई भी चीज बनाते समय नियमों का पालन करे, नहीं तो खिलाफ इनके कार्रवाई की जाएगी। तो गोदी मीडिया को तगड़ा झटका है कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर भी मीडिया की कवरेज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के हाई कोर्टों में याचिका दे रहे हैं। तो लोकतंत्र को किस तरह से धाराशायी कर रही है ये गोदी मीडिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी को तगड़ा झटका। लोजपा ने फाइनल की लिस्ट 143 सीटों पर
अकेले बिहार में लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर कि जहां लोजपा, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और इन तीनों ही दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कई दिनों से बैठक चल रही थी। इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है निकलकर सामने की लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि 243 विधानसभा सीट है बिहार में, जिनमें से 143 पर अकेले ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू में फूट पड़ गई। और अब देखते हैं कि गठबंधन इन तीनों पार्टी का रहता है या नहीं। तो बड़ी अपडेट है कि बिहार चुनाव में बहुत बुरी तरह से बीजेपी हार रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी नरसिम्हानंद का विवादित बयान, कहा 4 से 5 बजे पैदा करे हिंदू, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं मैं उसे नहीं मानता हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम ट्रस्ट के कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे स्वामी नरसिम्हानंद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हिंदू के घर में 4 से 5 बच्चे होने चाहिए और हिंदुओं को अब 4 से 5 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है मैं उसे हिंदू नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमान 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं और देश में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं को भी जागना चाहिए और प्रत्येक हिंदू को 4 से 5 बच्चे पैदा ही करने होंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता हूं। तो ये विवादित बयान स्वामी नरसिम्हानंद ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया नशीले पदार्थ बनाने वाला देश, वहीं कर दिए 21 देशों के साथ भारत को भी चिन्हित। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार को झटके पे झटके दिए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को झटका देते हुए नशीले पदार्थ बनाने वाला देश बता दिया है और 21 देशों के साथ भारत को चिन्हित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ऐसा देश है जो नशीले पदार्थ बड़े उत्पादक के देशों में आता है और अमेरिका में भारत नशीले पदार्थ बनाकर भेज रहा है और अमेरिका के लोगों की हालत खराब कर रहा है। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने नशीले पदार्थ बनाने का आरोप भारत पर लगा दिया है और 21 देशों के साथ भारत को भी चिन्हित कर दिया है। तो तगड़ा झटका मोदी सरकार को फिर से डोनाल्ड ट्रंप से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जीडीपी और आरबीआई हो चुकी है कंगाल। संजय रावत ने किया संसद में खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने एक बार फिर से देश की आर्थिक हालात को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि हमारी देश की जीडीपी और हमारा आरबीआई बैंक कंगाल हो चुका है और मोदी ने इन सभी बैंकों को लूट लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है क्योंकि मोदी सरकार लगातार एयर इंडिया, रेलवे, एलआईसी और सब कुछ बेच रही है। इससे लगता है कि अब हमारी बैंक आरबीआई तबाह हो चुकी है और कंगाल हो चुकी है, उसके पास पैसा नहीं बचा है। तो ये बड़ा खुलासा किया है संजय रावत ने।